अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारे एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही थी वो आज ख़त्म हो जाएगी और आज हम एमसीक्यूज़ शुरू करेंगे 31 टू ऑनवर्ड। द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स, बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं? 4 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड होते हैं, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और डी ग्लूकोलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये बेंजीन के स्ट्रक्चर मैंने किताब में से ही इसकी भी पिक ली हुई है। अगर हम इसको देखें गौर से तो डबल बॉन्ड की तादाद 1 2 3, कितनी तादाद है? 3 की तादाद है। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 3। लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी 3 डबल बॉन्ड नहीं लिखा, 1 2 4 लिखा हुआ है। इट मीन्स ये तीनों के तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। आखिरी क्या बचा? डी लोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। डी लोकेलाइज मतलब जिसकी पोजीशन वाजे ना हो। और ये हमने लेक्चर में डिस्कशन की थी कि बेंजीन का मॉलिक्यूल का जो ये डबल बॉन्ड होता है ये मुसलसल अपनी पोजीशंस को क्या कर रहा होता है? चेंज कर रहा होता है। अभी एक लम्हे के लिए ये वाला है, दूसरे लम्हे के लिए ये सीन हो जाएगा। देखिए इस तरफ डबल बॉन्ड नहीं था, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। दिस इज कॉल्ड डीलोकेलाइजेशन एंड द डीलोकेलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। ये जो सर्कल बना हुआ है इतनी तेजी के साथ डीलोकेलाइज हो रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से किसी और चीज से देखें तो हमें जस्ट इमेजिन कर लेते हैं हम कि ऐसे डॉटेड लाइन के मुसलसल ये मूव करता हुआ है। द करेक्ट आंसर इज डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ये एमसीक्यूज ऐसा है कि अगर बात आसान बात की जाए, 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो 3 तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो जो बच गया वही आंसर है। नाउ बेंजीन कैन नॉट एमसीक्यूज, अच्छा यहाँ पे थोड़े से एमसीक्यूज के नंबर मुझसे गलत हो गए, 32 होना चाहिए था इसको। और चलें सही, कोई बात नहीं। बेंजीन कैन नॉट अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन। बेंजीन इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं करता? देखो बेटा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो करता है क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स किए हुए हैं। तो भाई ये वाला तो खत्म हो गया। एडिशन रिएक्शन, बेंजीन मस्ट, जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हो क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है उसके अंदर अगर आप देखें तो बेंजीन ने एडिशन रिएक्शन किया हुआ है और बेंजीन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जाके देखेंगे बेंजीन की ग्रुप की तो वहां पे आपको ये चीजें नजर आएंगी। एक बात तो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन एक वाहिद मॉलिक्यूल है जो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करता। तो याद रखिएगा बेंजीन कैन नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे नंबर में तब्दीली 31 के बाद 32 और फिर 33, सही है। इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। अब इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है। देखो बेटा, जब तक हम इथेनॉल के ग्रुप पे नहीं जाएंगे, व्हाट इज इथेनॉल, इथेनॉल क्या है और इथेनोइक एसिड क्या है, तो एक है अल्कोहल, क्योंकि इसके आखिर में क्या रहा है? OL, अल्कोहल। और ओइक एसिड क्या है? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है। तो ये लिखते हैं इथेनॉल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। तो भाई ये दो रिएक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपकी किताब की डायग्राम है कि जब मैंने इथेनॉल लिया, क्या लिया बेटा? ये इथेनॉल है, OH, सही है। दिस इज कॉल्ड इथानॉल। 2 कार्बन लगे हुए हैं और एक OH लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। When ethanol is converted into ethanoic acid, जब मैं इसको किस में कन्वर्ट करूं, ये जो ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, एक स्टेप पहला है, ये सेकंड स्टेप है। तो जब ये इथेनोइक एसिड में जा रहा है, इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड का या एसिटिक एसिड का बात एक ही है, तो उसकी डायग्राम ये है। तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड बाय, तो भाई ये 3-4 ऑप्शन है, हाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन, फेर्मेंटेशन और ऑक्सीडेशन। अब बेटा समझने की बात है थोड़ा सा इस सवाल के, जब मैं पॉइंट्स को देख रहा हूं तो हाइड्रेशन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? जब कोई मॉलिक्यूल हाइड्रेशन हो, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे। तो यहां पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल का काम नहीं है क्योंकि इथेनॉल में एक O होता है। इथेनॉल में कितने O आते हैं? एक O आता है। और इथेनोइक एसिड में 2 O आते हैं। कितने O आते हैं? 2। तो सब हाइड्रोजनेशन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी नहीं है। फर्मेंटेशन तो प्रोसेस ही अलग है, इट इज अ प्रोसेस टू फॉर्म इथेनॉल बाय स्टार्च और मोलेसिस।
तो ये पूरा प्रोसेस ही अलग है, फर्मेंटेशन का टॉपिक ही अलग है। तो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, द बेस्ट आंसर इज ऑक्सीडेशन। अगर आप लोग तुक्का भी लगा रहे हो तो आपके लिए ये आसानी है कि भाई ऑक्सीजन का इजाफा करना है। किसका ऑक्सीजन? इथेनॉल में एक ऑक्सीजन, इथेनोइक एसिड में दो ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन का इजाफा किससे होगा? ऑक्सीडेशन से। जब उसकी हम क्या करवा देंगे? ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा देंगे। सही है भाई। एक और एमसीक्यू से, इट इज नॉट एन न्यूक्लियोफाइल। इसमें से कौन सा है जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है? इसमें से कौन सा है जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है? इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो भाई बहुत आसान है। एक के लिखा हुआ है OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? द नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन अ एलिमेंट मॉलिक्यूल आइन। भाई हम आसान बात करते हैं, जब किसी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो ये मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल लिखी है, लेकिन आखिर में क्या लिखा हुआ है? BF3। तो आप BF3 पे कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा, तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो आंसर इज BF3 बिकॉज इट हैज नो चार्ज। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर एमसीक्यूज नंबर 35 एंड इट इज बिलोंग्स टू, ये ताल्लुक रखता है। द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू मेक डिजाइन ऑन गिलास सरफेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बहुत आसान एमसीक्यू से, कि आपने चैप्टर नंबर 11 में गिलास के टॉपिक मैंने लिखवाया भी है। जब गिलास के ऊपर कोई डिजाइन बनाना होता है तो हम उसके लिए सल्फ्यूरिक कौन सा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इचिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड इचिंग। अब बेटा देखो बात सुनो, ये एमसीक्यू दो तरीके से आ सकता है कि पूछा जाए जो गिलास के ऊपर इचिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो आपने फौरन अल्फाज क्या लिखना है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इचिंग और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का आपस में ताल्लुक है। नंबर 36, द पॉलीमर नेम बेकेलाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड। अब ये तो मशहूर जमाना बात हो गई, और चैप्टर नंबर 6 में पॉलीमराइजेशन का जो टॉपिक है उसके अंदर ये इक्वेशन या एक्सप्लेनेशन में जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन उसी से ताल्लुक रखती है। सही है भाई। तो इक्वेशन क्या कह रही है कि जो फिनॉल, दो फिनॉल और एक फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? बेकेलाइट। ये मशहूर जमाना इक्वेशन है। ये कोई ये नहीं कि हम कैसे याद करेंगे, ये तो अगर इंटरमीडिएट का बच्चा है उसको तो लाजमी पता होना चाहिए, हर साल पेपर में आती है ये। तो भाई द पॉलीमर नेम बेकेलाइट, ये दिस इज कॉल्ड बेकेलाइट एंड इट इज अ पॉलीमर बिकॉज इट कंटेन अ लॉन्ग चेन। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, किसकी? इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका मल्टीप्लीकेशन है? फॉर्मल्डिहाइड, और आपस में क्या लगे हुए इसके? फिनोल। द करेक्ट आंसर इज फिनोल। EDTA इज दिस टाइप ऑफ लिगेंड। EDTA कौन सा लिगेंड है? भाई लिगेंड बहुत सी किस्म के होते हैं। लिगेंड होता क्या है? जो अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, जो अपना लोन पेयर डोनेट कर दे उसको कहते हैं लिगेंड। या तो लोन पेयर डोनेट कर दे या इट कैरी अ नेगेटिव चार्ज, मतलब उसने जब किसी के साथ कंबाइन किया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो तो उसको भी हम क्या कहते हैं? लिगेंड। अब ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, समझ लो बात को। इथाइलिन डाइअमाइन, इसको डाइअमाइन, देखो अगर मैं बोलूं ये कौन सा डेंटेट है, इसके अंदर कितने डेंटेट है, तो आप बोलोगे सर ये एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, दो लोन पेयर है, तो कौन सा डेंटेट हो गया? ये डाई डेंटेट, दो आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देखो आर ऑक्सलेट आइन एंड इथाइलिन डाइअमाइन आर बाइडेंटेट एंड द ट्राइडेंटेट। सही है। अब ये लिखा हुआ है डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन एंड डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन, कितने अमाइन लगे हैं? 3 लगे हुए। सही है। तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइडेंटेट। अब इधर आ जाओ बेटा, आखिरी बार इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA, इसको हम क्या कहते हैं? EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा डेंटेट है? हेक्साडेंटेट।
द आंसर इज हेक्सा। कैसे? देखो भाई, एक नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर है, दूसरा नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर है, एक और एक दो, एक नेगेटिव चार्ज ये है, दूसरा ये है, दो और दो चार, और दो नेगेटिव ये है, चार और दो छह। That's why it is called hexadentate. इसका शेप भी याद करने, EDT is a hexadentate molecule. This element has greatest tendency to lose electron. भाई इसमें से कौन सा है जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, निकालता है? बहुत आसानी सी बात है, बहुत कॉमन बात है। वो बात क्या है भाई? देखो, जो एलिमेंट, अब इसको देख के बात समझना चाहिए, ये ग्रुप नंबर 1 है, 1A के आउटर मोस्ट शेल में ये रेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास 3 है, पहले में 2 आ गए, आखिरी में 1। सोडियम के पास टोटल 11 है, आखिरी में 1। इन सबके आखिरी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मुसलसल शेल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर सिर्फ एक शेल था, इसके अंदर 2 शेल आ गए, 1 2, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1 है। जब हम और नीचे गए तो पहले में 2, फिर 8 और फिर 1। तो इसमें क्या हुआ? जो ऊपर से नीचे आ रहे साइज बढ़ता जा रहा है, और हर किसी के आखिरी इलेक्ट्रॉन में, हर किसी के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर एक एक शेल का इजाफा, मतलब साइज बड़ा होता जा रहा है, और सबके आखिरी में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ग्रुप नंबर 1 है। अब आप लोग खुद बताओ, जो हाइड्रोजन है या लिथियम है, इनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के करीब है, ये न्यूक्लियस के करीब है, तो इसको न्यूक्लियस ने बहुत जोर से पकड़ा है, बहुत तेजी के साथ खींचा हुआ है, अपने से करीब रखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, फासला क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, और न्यूक्लियस से पावर, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन, न्यूक्लियस से कुर्बत, करीबी दूर होती जा रही है। तो भाई जाहिर सी बात है, जो ज्यादा दूर होता जाएगा उसको निकालना आसान है। तो ऊपर से नीचे आते हुए सबसे पहले क्या आता है? लिथियम। तो लिथियम तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत करीब है न्यूक्लियस की। सोडियम, ये थोड़ा सा दूर है। लिथियम, सोडियम के बाद क्या है? पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। ये सब के सब ग्रुप नंबर 1A में आते हैं। और जैसे पोटेशियम में एक शेल और बढ़ जाएगा, आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन, रुबेडियम में एक और, तो आखिरी में आता है सीजियम। तो सीजियम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सीजियम के पास 4 5 6 7 शेल होंगे। कितने शेल होंगे? 7 शेल होंगे, और आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो सीजियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो लिथियम, सोडियम, सीजियम। अच्छा, ये बेरिलियम भी लिखा हुआ है। अब ये बेरिलियम की कितना न्यूक्लियस के करीब है? आप देखो, जहां पे लिथियम है इसके अंदर भी 2 शेल है, तो ये भी न्यूक्लियस क्या है? बहुत ज्यादा। तो बेरिलियम भी नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर इज सीजियम। Galvanized iron is protected against rusting by a thin layer of, भाई ये याद करने वाला एमसीक्यू है। गैल्वेनाइज करना मतलब हमने आयरन लिया और आयरन को क्या किया? मेटल के ऊपर मेटल की लेयर बिछा दी। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग आयरन। इसको गैल्वेनाइज किससे किया जाता है? जिंक से किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग, बेटा ये लेड नहीं होगा, जिंक होगा। ये यहाँ पर गलती हो गई है। दिस इज नॉट अ लेड, दिस इज अ जिंक। ये जिंक सही भाई। अब ये सही हो गया। ये किससे किया जाता है भाई? ये जिंक से किया जाता है। नाउ नंबर 14, अल्कली मेटल्स एक्ट एज। भाई अल्कली मेटल्स अभी बात करी हमने, कहाँ बात करी हमने? ये एक मिनट, सॉरी, ये अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1A क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 1A अल्कली मेटल्स, 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली अर्थ मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। भाई देखो, इसके आखिरी में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 1 1। तो ये अपना आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सही है। और जो 7 है, 6 है, 5 है होते हैं, इनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इनसे घसीट लेते हैं, गेन करते हैं। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ग्रुप नंबर 1 है अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं,
तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। ये मेरे क्लास में ऑयल, OIL, ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें ऑक्सीडेशन होती है उसको वो कौन से एजेंट क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाते हैं? और जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जिसके अंदर ऑक्सीडेशन, तो अल्कली मेटल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होती है तो ये क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। 41. द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ p block element depends electronic population of ionized. 41. द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ p block elements. p block elements का मेटेलिक कैरेक्टर होता है, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल एंड, दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो ये बहुत हार्ड हो जाते हैं एक बात, एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। कम से कम एनर्जी कितनी लगेगी आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन? IB की वैल्यूज की क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है ये इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। फिलहाल 42. टॉलिन्स रिएजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है। इक्वेशन से मैंने आपको 4-5 इक्वेशन बताई थी कि ये जरूर याद करने। कैनिजारो रिएक्शन, टॉलिन्स रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, ये जरूर आती है। तो टॉलिन्स रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलिन्स रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। एसीटोन इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, तो भाई ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। एसीटोन कैसे बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल के जरिए बनता है। इनको तो आखिरी के ये एक दो इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे मेरा काम बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंचा। MCQs हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह कल से हम लोग मॉडल पेपर के जो सेक्शन B और सेक्शन C है हम उसको देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।